वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइस। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी के 25 क्वेश्चंस जो पेट के सिलेबस के तौर पर ही बनाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जलधि में समास कौन सा है? जलधि में समास कौन सा है? जलधि का मतलब होता है जल को धारण करने वाला यानी समुद्र। जल को धारण करने वाला यानी समुद्र। अब यहाँ पे को आ गया है, को आ गया है, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष है। कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है पद्म है आसन जिसका, इसके लिए समास विग्रह दिया है और इसका सामासिक पद हमको बताना है। तो सामासिक पद पद्म है आसन जिसका यानी पद्मा। पद्मा किसको बोलते हैं? सरस्वती को बोलते हैं। तो इसका आंसर सरस्वती सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोध का पर्यायवाची कौन सा है? क्रोध का पर्यायवाची दोस्तों अमरस होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन मतलब होता है छानबीन। तो छानबीन कहीं पे है? यहाँ पे है, छानबीन सही है। उक्त शब्द का विलोम क्या है? उक्त शब्द का विलोम अनुक्त है। ये हमारे विलोम वाले वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। उक्त का विलोम अनुक्त है। इसी तरीके से पूर्ववर्ती का भी विलोम आप लोगों को वहां मिल जाएगा। पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है? परवर्ती होता है। पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले का, परवर्ती मतलब बाद का। आगे हम देखते हैं, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तद्भव, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो दिन का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं। अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा। अंधकार का तद्भव अंधेरा। इसी तरीके से स्कंद का जो तद्भव होता है, स्कंद का तद्भव होता है कंधा। ठीक, तो यानी कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और कपास एक तरीके से तद्भव होता है। कपास का तत्सम होता है करपाश। करपाश इसका तत्सम रूप होता है। इसी तरीके से देखेंगे कि अगला जो पूछ रहा है वो तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म क्या है? तो पर्यंक का पलंग, ये एक संगत युग्म है। जो पर्यंक है इसमें तत्सम है और पलंग जो है वो तद्भव है। अगला हम देखते हैं कि भूर्ध का संधि विच्छेद क्या है? तो भूर्ध का संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्ध्व है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कि नीरस में कौन सा समास है? नीरस में संधि किस प्रकार की है? नीरस में संधि किस प्रकार की है? तो नीरस को कैसे लिखा जा सकता है? नि प्लस रस, इसको नीरस इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब नीरस इस तरीके से लिखा जा सकता है तो इसमें विसर्ग संधि दिया गया। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। हर समय दूसरों में बुराइयां खोजता हूं उसे क्या कहते हैं? हर समय जो दूसरों में बुराइयां खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। अगला हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, अंधा बाटे रेवड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधा बाटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ है कि अपने लोगों को ही लाभ पहुंचाना। इसका सीधा सा मतलब है। चिकना घड़ा होना का क्या मतलब है? चिकना घड़ा होने का मतलब है निर्लज्ज होना। निम्नलिखित वाक्य में एक वाक्य अशुद्ध है, उसको बताइए। अशुद्ध, इसमें से देखो ये शुद्ध है, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। ये तीनों शब्द शुद्ध हैं। इसमें से जो अशुद्ध शब्द है वो हम लोग आपका आभार मानते हैं। हम जहां आ गया वो खुद ही बहुवचन है। हम के साथ लोग नहीं लगाते हैं, हम के साथ लोग नहीं लगाते हैं, इस वजह से यह वाक्य अशुद्ध है। किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्ध है? वर्तनी मतलब जो शब्द में अशुद्धि है उसको बताओ। अब इसमें देखोगे आप तो पहला का है उच्च कोटि का ग्रंथ है, यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, इसमें कोई भी अशुद्ध नहीं है। दूसरा आप देखोगे बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, इसमें से आशीर्वाद शब्द की वर्तनी गलत है। आशीर्वाद को इस तरीके से लिखा जाता है, आशीर्वाद को इस तरीके से लिखा जाता है, यह शुद्ध है। जो प्रश्न में दिया है वह शुद्ध है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप देखोगे भवदिया, भवदिया एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका भवदीय होगा। भव दिए पुल्लिंग होगा, भवदीय पुल्लिंग होगा। इसी तरीके से डिबिया का डिब्बा होगा। साध्वी का साधु होगा। इसी तरीके से देखेंगे तो संचालक जो है, संचालक पुल्लिंग है। संचालक का जो स्त्रीलिंग है वो है संचालिका। संचालिका इसका
स्त्रीलिंग है, तो इसमें से पुल्लिंग कौन सा हुआ? संचालक हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? आज हर कोई मतलब प्रत्येक व्यक्ति, और प्रत्येक क्या होता है? सदियों एक वचन होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है? मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द, अगर आप लोगों को रेखांकित ना दिख रहा हो तो इसमें दूध को रेखांकित किया गया है। वाक्य में रेखांकित पद का कारक कौन सा है? तो वाक्य में रेखांकित पद का कारक कर्म है, क्योंकि दूध को पिया जाता है, दूध को पिया जाता है, इसलिए इसमें रेखांकित वाक्य है कर्म। इसी तरीके से अगला है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? अक्षुण। अक्षुण, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछा जाता है, अक्षुण। अगला देखते हैं कि इसमें से, इन नामों में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध तो हम देख लेंगे, मांडवी नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है, राहुल सांकृत्यायन नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो इसमें से अशुद्ध है। मैथिली नहीं है, मैथिली है, मैथिली होता है, मैथिली कोई वर्ड नहीं होता, मैथिली होता है। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ नहीं है, ये समानार्थी शब्दों में से आपका क्वेश्चन पूछा गया, गो का अर्थ नहीं है। तो गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, गो का अर्थ नदी भी होता है, लेकिन गो का अर्थ गज नहीं होता। गज का अर्थ होता है हाथी, इसलिए गो का अर्थ गज नहीं होता है। अगला हम देखते हैं, जो पैसेज आता है, जो अपठित गद्यांश आते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। तो उपरोक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनिए। तो इसको मैंने पढ़ लिया है और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये सी नंबर इसका सही है, भारतीय दर्शन और जीवन। अगला है कि उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण, उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण का मतलब होता है कि पूरे गद्यांश को एक थीमेटिक वे में लिख देना। अब इसमें से जो आप पढ़ोगे तो आपको भी लग जाएगा कि इसमें से जो इसका ऑप्शन सही है वो है डी ऑप्शन, इसमें से आपका डी ऑप्शन सही है। इसका एक क्वेश्चन और बचता है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ में की प्राप्ति के में प्रमुख बाधा क्या है? यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है? तो इसका आंसर अज्ञान सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।